नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी। हर कहानी में छुपा होता है एक राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं कानपुर वाले विकास दुबे की कहानी। तो आपका स्वागत है। विकास दुबे, जिसे विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता था, हिस्ट्री शीटर, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में स्थित गैंगस्टर से नेता बना था। उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला 1990 के दशक की शुरुआत में दर्ज किया गया था और 2020 तक उसके नाम पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। जुलाई 2020 तक वह राज्य के एक मंत्री की हत्या से जुड़ा था, एक पुलिस स्टेशन के अंदर, और एक अन्य घटना में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था। विकास दुबे पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी रखा था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि अपने राजनीतिक संबंधों के कारण विकास दुबे को अधिकांश हत्याओं के लिए बरी कर दिया गया था, बावजूद कि कई गवाहों की मौजूदगी थी। विकास दुबे उत्तर प्रदेश के चौबेपुर ब्लॉक के एक गांव बीकरू के निवासी हैं। अपनी युवावस्था में उन्होंने अपना खुद का गिरोह बनाया। वह कई आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें हत्या और भूमि हथियाना शामिल था। उनके खिलाफ पहला मामला 1990 में हत्या के लिए दर्ज किया गया था। दुबे जल्द ही कानपुर में सबसे वांछित अपराधियों में से एक बन गया। वह राजनीतिज हरिकिशन श्रीवास्तव से जुड़े हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में थे। दुबे भी 1995-96 में बसपा में शामिल हो गए और कथित तौर पर बल लगाकर जिला स्तर पर चुनाव जीते। उनकी पत्नी ऋचा दुबे ने भी स्थानीय निकायों के चुनाव जीते हैं। वे समाजवादी पार्टी की सदस्य हैं। दुबे 2001 में शिवली पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता संतोष शुक्ला, जो उस समय राज्य मंत्री थे, की हत्या का प्राथमिक अभियुक्त है। दुबे को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बाद में कथित राजनीतिक दबाव के कारण बरी कर दिया गया है। दुबे को विकास पंडित के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम 1999 की फिल्म अर्जुन पंडित के शीर्षक चरित्र के नाम पर रखा गया है। उन्हें वैकल्पिक रूप से इस नाम से जाना जाता है या बस पंडित के रूप में जाना जाता है। 1990 के दशक का शुरुआती समय। देश की राजनीति में यह मंडल कमंडल का दौर था, लेकिन यूपी के कानपुर देहात में यह बंजर पड़ी जमीन को कब्जाने का दौर था। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा चुके थे और उनकी छाया में पिछड़े समाज के कई इलाकाई नेता तेजी से उभरे और विधायक सांसद बने। इस दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा। इलाके में अच्छी खासी संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मणों की जमीन खिसक रही थी। यही वजह रही कि बंजर जमीन के साथ साथ राजनीतिक जमीन कब्जाने और इलाके में पिछड़ों की हनक कम करने के लिए विकास का सहारा लेना पड़ा। कानपुर देहात के चौबेपुर इलाके का बिकरू गांव के एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव दिब्बा निवादा के कुछ लोगों के साथ मारपीट की। लड़का ब्राह्मण समुदाय से था तो दूसरे पक्ष के लोग पिछड़े वर्ग से। मारपीट की इस घटना ने लड़के को इलाके का जाना पहचाना नाम बना दिया। बीते 3 दिनों से जो एकमात्र नाम यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में घूम रहा है, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे की कहानी है। ये राजनीति का वो दौर था जिसमें पिछड़ों की राजनीति तेजी से बढ़ रही थी। मंडल पॉलिटिक्स अपने पीक पर थी और ब्राह्मण अपने आप को थोड़ा आइसोलेट महसूस करने लगे थे। उसी समय एक दबंग ब्राह्मण लड़का उभरा तो ब्राह्मण के एक वर्ग को लगा कि हाँ, कोई तो है जिससे लोग घबराएंगे। विकास पर सबसे पहले नजर पड़ी पूर्व विधायक नेकचंद्र पांडे की। विकास मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध करता, रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को धमकाता और पुलिस पकड़कर थाने ले जाती, फिर छोड़ देती। धीरे धीरे इसने 4-5 लोगों की अपनी गैंग बनाई। नाम रखा बुलेट गैंग, क्योंकि इसके सारे साथी बुलेट से ही चलते। इसकी उम्र 17-18 साल के ही लगभग रही होगी। अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर इसने सबसे पहले एक बारात लूटी थी। इसने अंधेरे में झाड़ियों में कई जगह जलती हुई सिगरेट खोस दी थी, जिससे कि बस में बैठे बारातियों को लगे कि इसके और भी साथी हैं जो झाड़ियों में छिपे हैं। इस तरह पूरी बारात लूट ली इसने। 1990 में ही बिकरू गांव के झुन्ना बाबा का कत्ल हो गया। कहते हैं कि ये कत्ल विकास दुबे ने ही कराया था। झुन्ना बाबा की 18 बीघे की जमीन पर कब्जे के लिए
मामले में रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन बाद में वापस ले ली गई। यहीं से विकास चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरिकिशन श्रीवास्तव का हाथ थाम लेता है। हरिकिशन के संरक्षण में उसने वसूली और जमीन पर कब्जे का काम और तेज कर दिया। वो जो एरिया है कानपुर देहात का, वहां ब्राह्मण भी हैं और बैकवर्ड भी हैं। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कई दलों के नेता इसे संरक्षण देते रहे। अलग अलग दलों के अलग अलग नेताओं ने इसे काफी समय तक यूज किया। वो जो दौर था उसमें क्या था कि लोग क्राइम में आते और काफी प्राउड भी फील करते थे। इनमें रंगबाजी होती थी कि पहचानो हमको, हम माफिया हैं। उस समय में पूर्वांचल से लेकर पूरे यूपी में कई ऐसे लड़के निकले थे जो आगे विधायक सांसद बन गए। विकास दुबे ने राजनीति में एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन खुद पॉलिटिशियन नहीं बन पाया। अपना लोकल लेवल पर रंगबाजी करते हुए जमीनों पर कब्जा और वसूली का काम करता रहा। 1996 में हरिकिशन श्रीवास्तव बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़े। सामने थे बीजेपी के संतोष शुक्ला। रिजल्ट आया तो हरिकिशन श्रीवास्तव 1200 वोटों से चुनाव जीत गए। चुनाव जीते तो विजय जुलूस निकला और इसी विजय जुलूस के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ लिए। कहते हैं कि हरिकिशन के विजय जुलूस की कमान संभाल रहे विकास दुबे ने लल्लन बाजपेयी के भाई को बहुत बुरी तरह पीटा था। लल्लन बाजपेयी इस चुनाव में संतोष शुक्ला के साथ थे। लल्लन और विकास कभी एक साथ ही थे, लेकिन बाद में अलग हो गए थे। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला ने कहा कि उन्होंने इस रंजिश की कुछ परतें उधेड़ी। वो कहते हैं कि संतोष शुक्ला और विकास दुबे की सीधी लड़ाई नहीं थी। 1996 में संतोष शुक्ला जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। तब लल्लन बाजपेयी को उन्होंने ही शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बीजेपी टिकट दिया था। चुनाव हुआ, लल्लन बाजपेयी चेयरमैन हो गए। लल्लन बाजपेयी नेता हुए तो उनकी शहपर इलाके में उगाही शुरू हो गई। इस उगाही को लेकर लल्लन बाजपेयी और विकास दुबे में विवाद शुरू हो गया। कई बार मारपीट हुई, विवाद बढ़ता चला गया। 12 अक्टूबर 2001 को विकास दुबे ने लल्लन बाजपेयी के यहां हमला कर दिया। लल्लन बाजपेयी थे बीजेपी के आदमी। लल्लन बाजपेयी ने उस समय के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को फोन किया कि इन लोगों ने हमें घेर लिया, 12-15 लोग हैं, कट्टे वगैरह के साथ। संतोष शुक्ला ने कहा कि हम आ रहे हैं। वो पहले शिवली थाने गए कि फोर्स लेकर जाएंगे। शिवली थाने पर विकास दुबे और उसके लोग आ गए। थाने के अंदर दोनों के बीच बहस हुई, बात बढ़ी और संतोष शुक्ला पर विकास दुबे ने गोली चला दी। थाने के अंदर हत्या हुई थी। उस समय सारे पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया। 2002 में उसने आत्मसमर्पण किया, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद बसपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि विकास इस निष्कासन को दिखावटी कदम बताता था। 2002 में जब वो आत्मसमर्पण करने गया तो उसके साथ बसपा के कई नेता मौजूद थे। विकास दुबे उस वक्त ये खुलेआम कहा करता था कि मुख्यमंत्री मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। उसका ये बयान उस वक्त बसपा में उसके रुतबे को दिखाता था। इस समय विकास दुबे पर 60 मुकदमे दर्ज हैं। 6 बार गुंडा एक्ट, 8 बार गैंगस्टर एक्ट, 6 बार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 1 बार रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद वो खुला घूमता रहा। साल 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडेय की हत्या में विकास दुबे का नाम आया। इसके अलावा साल 2000 में रामबाबू यादव हत्या के तार भी विकास दुबे से जुड़े। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या में भी विकास दुबे आरोपी है। 2018 में अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर भी जानलेवा हमला कराने का आरोप विकास दुबे पर है। इस मामले में अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद किया था, लेकिन जिस मामले ने उसकी तरफ सबसे ज्यादा सिर घुमाए वो था राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का मामला। थाने के अंदर हुए राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में पुलिस को एक भी गवाह नहीं मिला। संतोष शुक्ला के सरकारी गनर और ड्राइवर ने भी गवाही नहीं दी। अंततः विकास दुबे बरी हो गया। बिकरू के आसपास के गांवों में विकास दुबे का अच्छा खासा प्रभाव है। ये आसपास के गांवों में पंडित जी के नाम से फेमस है। लड़कियों की शादी में मदद और छोटे मोटे विवाद भी सुलझाने का काम कर खुद को रॉबिन हुड की तरह पेश करता।
विकास खुद प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। वर्तमान में विकास की पत्नी ऋचा भी जिला पंचायत सदस्य हैं। विकास को राजनैतिक संरक्षण मिलने की एक बड़ी वजह यह है कि उसके पास तगड़ा वोट बैंक था। बिकरू के आसपास के कम से कम 25 गांव ऐसे हैं जहां ये जिसको चाहता प्रधान बना देता। एक मुश्त वोट इसके नाम पर गिरता था। सरकार चाहे किसी की भी हो, इसी वोट बैंक के सहारे विकास हमेशा राजनीतिक संरक्षण पाता रहा। विकास की पत्नी जहां से जिला पंचायत सदस्य है, वो इसके गांव से काफी दूर है, लेकिन इसके बावजूद ये वहां से जाकर जीत जाता है। बिकरू गांव 80% खाली हो चुका है। अधिकतर घरों में ताला बंद है। जो खुले हैं उनमें भी या तो बुजुर्ग है या महिलाएं। 4 जुलाई को पुलिस ने विकास का पूरा घर ढा दिया, सारा सामान तहस नहस कर दिया, लेकिन कोई गांव वाला झांकने तक नहीं आया, जबकि ये वही गांव है जिसके नाम का पूरे इलाके में कभी एक दहशत हुआ करती थी। पूरा गांव हमेशा इसके सपोर्ट में रहता है। इसकी वजह यह है कि बाहर इसने कितनी भी बदमाशी, गुंडागर्दी की हो, लेकिन गांव में हमेशा लोगों की मदद की है। बिकरू के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी विकास दुबे का नाम लोगों को धमकाने के लिए करते हैं। जैसे कभी किसी से कोई बात हो जाए, बहस हो जाए और कोई कह दे कि हम बिकरू के रहने वाले हैं, तो सामने वाला गांव का नाम सुनकर बहस खत्म कर देगा। गांव का हर लड़का किसी न किसी तरह से विकास दुबे से जरूर जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बोलने वाले तो पूरे गांव को बदमाश बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बिकरू में पुलिस पहली बार आई थी, पहले भी आई थी, लेकिन गांव वालों का इतना तगड़ा सपोर्ट है कि कभी उसे पकड़कर नहीं ले गई। पुलिस में भी उसकी तगड़ी सेटिंग थी। पहले क्या होता था कि बदमाशों की मुखबिरी पुलिस के पास आती थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि पुलिस की मुखबिरी बदमाशों के पास हो गई। 2-3 जुलाई की रात पुलिस के बिकरू गांव में आने के बारे में विकास को पूरी खबर थी। विकास के एक साथी दयाशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दयाशंकर ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे खुद बंदूक लेकर पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। ये बंदूक दयाशंकर के नाम पर थी। हमले के लिए विकास ने 25 से 30 लोगों को बुलाया था, जिनके पास अवैध हथियार थे। दयाशंकर ने पुलिस की ओर से मुखबिरी होने के संकेत भी दिए। हालांकि उसने साफ साफ किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि पुलिस दबिश से पहले विकास के पास एक फोन आया था। किसका आया यह नहीं पता, लेकिन फोन थाने से किसी का आया होगा। फोन आने के बाद वह सक्रिय हुआ। बिकरू गांव की आबादी 5000 के लगभग है। विकास ने अपने घर को अभेद्य किला बना रखा था। घर में बंकर था जिसमें वह हथियार छुपाकर रखता था। पुलिस ने विकास दुबे के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 200-300 फायर किए, जिसके खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि बिकरू गांव में विकास दुबे ने अपने साथियों को इकट्ठा करके रात के खाने का इंतजाम किया था। पुलिस को जांच के दौरान विकास के घर से एक बड़े पतीले में करीब 20 लोगों के खाने भर के चावल और दाल के भरे हुए बर्तन मिले थे। इन बर्तनों में खाना बनकर तैयार था, लेकिन किसी ने खाया नहीं था। विकास के घर के बाहर बनी एक कोठरी में खाना बनाने का इंतजाम किया गया था। इसमें उसके ड्राइवर और साथियों ने खाना पकाया था। विकास दुबे की कहानी पुलिस, पॉलिटिक्स और अपराध के गठजोड़ की कहानी है। 3 दशक तक लगातार अपराध जगत में सक्रिय रहने के बावजूद उसे पुलिस और नेताओं का संरक्षण मिलता रहा। 60 मुकदमे होने के बावजूद वो खुला घूमता रहा। पकड़ा भी जाता तो बाहर आ जाता। यही वजह रही कि 2-3 जुलाई की रात 3 थानों की फोर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने में उसे एक बार भी डर नहीं लगा। 3 जुलाई 2020 को दुबे और उनके लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास के दौरान एक पुलिस अधीक्षक, डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि डीएसपी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य पुलिस के पास विभिन्न हथियारों से अलग-अलग गोली के घाव थे, जो एक घात का सुझाव दे रहा था। बाद में पुलिस ने AK-47 राइफल और एक इंसास राइफल सहित अन्य हथियार बरामद किए। कानपुर के आईजीपी ने कहा कि कम से कम 60 लोगों ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया, जिनकी संख्या सिर्फ 30 थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि दुबे कई पुलिस वालों के संपर्क में था, जिन्होंने उसे जानकारी लीक की थी। इसके बाद कानपुर प्रशासन ने अपने घर को उसी बुलडोजर से ढा दिया, जिसका इस्तेमाल दुबे
और उनके लोगों ने घात के दौरान किया था। तब दुबे और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए 25 पुलिस दल बनाए गए थे। दुबे को 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया। उज्जैन से यूपी लाते समय उसने पुलिस पे चलती गाड़ी में हमला कर दिया। जवाबी में पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया।